चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। 28 साल की वो लड़की जो लंदन से आई, कौन है इकरा हसन? कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है इकरा हसन के साथ, कहीं लंदन का जिक्र आता है, और एक तस्वीर का भी आता है जब CA-NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था। हम लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था इंडियन हाई कमीशन के सामने। मेरी थीसिस भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अराउंड ही थी। अगर इकरा के राजनीतिक गुरु किसी को कहा जा सकता है तो उसमें एक नाम जयंत चौधरी का भी आएगा। मैं आज भी उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ। जो बात अब RLD और BJP के गठबंधन की करें तो ये हजम नहीं होता है। ये दलों का मेल है, दिलों का मेल नहीं है। मेरे जो फादर थे उनकी राजनीति शुरू हुई थी चौधरी अजीत सिंह के साथ में, और मेरी राजनीति शुरू हुई थी जयंत चौधरी के साथ में। व्यक्तिगत ताल्लुकात की बात की, प्रेम की बात की आपने। जयंत चौधरी का फ़ोन आया, कहा कि राजनीति भले अलग अलग हो लेकिन मेरा साथ आशीर्वाद सब कुछ है, ऐसा कुछ बोला गया? मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब इकरा 26 साल की थी तभी अखिलेश ने टिकट ऑफर कर दी थी। पहले उन्होंने हमें 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि तुम तैयारी करो, टिकट तुम्हारा है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में जिस एक सीट की चर्चा दिल्ली तक है वो सीट है कैराना, और सीट से ज़्यादा जिस प्रत्याशी की चर्चा है वो है इकरा सिंह, जो सपा की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। अगर आप इकरा के बारे में गूगल करेंगे तो आप खबरें पाएंगे इस हेडलाइन से कि 28 साल की वो लड़की जो लंदन से आई, उसे अखिलेश ने क्यों भरोसा जताया या टिकट क्यों दिया। इकरा, आप एक ऐसे परिवार से आती हैं, आपके दादा सांसद रहे 1984 में, आपके जो पिताजी रहे मुनव्वर हसन, वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चारों के ही सदस्य रहे। आपकी माँ सांसद रही, राजनीतिक रसूख बहुत है। आपके भाई विधायक नाहिद हसन। क्या वजह थी, आपने क्यों पॉलिटिक्स में आने का सोचा? नहीं, मैंने सोचा नहीं था। मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी और मुझे PhD करना था, लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा से, क्योंकि घर पे देखा है तो दिलचस्पी रही है, पर पार्टिसिपेट करने का कभी इलेक्शन में नहीं सोचा था। वो 2022 का जो चुनाव था उसमें परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि मेरी मदर पे और मेरे भाई पे फॉल्स केसेस लगा दिए गए थे, जिसके तहत चुनाव से बिल्कुल पहले मेरे भाई को जेल में भेज दिया था। तो उस टाइम घर पे कोई नहीं था तो मुझे आना पड़ा, सब देखना पड़ा। वो पहली बार था कि मैंने कोई कैंपेन लीड करा हो खुद ही। ऑल्दो उसमें क्रेडिट सारा मुझे नहीं जाता है। मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे उतनी समझ थी, लेकिन यहाँ के जो हमारे कैराना के लोग हैं उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया और मुझे हर जगह दिखाया, सिखाया, और ऊपर वाले का करना ये हुआ कि हम जीत गए चुनाव। उसके बाद 1 साल हमें लग गया मेरे भाई को जेल से छुड़ाने में। तो उस दौरान जो उनका पूरा MLA टर्म था 1 साल का, वो उसको ओवरसी मैंने किया। तो लगातार पब्लिक से मेरा लिंक रहा, जनता से रहा, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और चीज़ें समझ आने लगी। और 2 साल से लगातार मैं इसी फील्ड में हूँ, लगातार आना जाना चल रहा है। तो फिर खुद भी दिलचस्पी हुई और पार्टी ने मौका दिया, तो मैंने सोचा कि देखते हैं इस बार करके ट्राई। जिस चुनाव की इकरा बात कर रही है वो 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। उन चुनावों पर आएंगे। पहले तो आप यही बता दीजिए कौन है इकरा हसन? कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है इकरा हसन के साथ, कहीं लंदन का जिक्र आता है, और एक तस्वीर का भी आता है जब CA-NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था तो जो इंडियन हाई कमीशन का ऑफिस है उसके सामने आप प्रोटेस्ट करती दिखी। अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ DU से, और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी। उसी दौरान ये CA-NRC का मुद्दा पूरे देश में चल रहा था, तो वहाँ पर जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था इंडियन हाई कमीशन के सामने। तो वो तस्वीर उस दौरान की है। और जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमेशा से था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसका चेहरा बनूँगी। तो मैं बहुत ही सिंपल और बस पढ़ाई में, और मेरा इंटरेस्ट था एकेडमिक्स में जाना, PhD करना। मेरी थीसिस भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अराउंड ही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मास्टर्स करके PhD करके मैं प्रोफेसर या कुछ मैं पढ़ा सकूं, मुझे अगर मौका मिले तो। लेकिन लाइफ हैड अदर प्लान्स, और फिर मुझे वापस आना पड़ा जिन परिस्थितियों में, और उसके बाद से आज यहाँ पे हूँ। तो ऐसा कुछ वो नहीं था, मैं एक स्टूडेंट थी नॉर्मल, और आज राजनीति में है।
कदम रखा है। अब राजनीति में जब कदम रखा है तो आप उस सीट से पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं जिस सीट की चर्चा, जिस नाम की चर्चा दिल्ली तक है। कैराना जो अक्सर चर्चा में रहा सांप्रदायिक तनाव की वजह से, जो अक्सर चर्चा में रहा हिंदुओं के पलायन की वजह से, जो पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भुनाया और इसी के आधार पर जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उस पर वोट मांगा। आप जब इस बार चुनाव में उतरी हैं, आप किन मुद्दों के साथ उतरी हैं और इसकी काट क्या है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है? देखिए, पलायन का जो मुद्दा था वो पहली बार 2017 में उठाया गया था और ये एक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा था, क्योंकि यहाँ पर पलायन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से दर्शाया गया। हुआ ये था कि कुछ जो फैमिलीज़ थी जो यहाँ बिज़नेस करते थे, वो 2-4 फैमिलीज़ का जब बिज़नेस एक्सपैंड हुआ तो वो लोग बड़े शहरों की तरफ चले गए और ये हर जगह देखने को मिलता है। ये कोई अनोखी चीज़ कैराना में नहीं है, लेकिन इसको एक रिलीजियस एंगल इन लोगों ने दिया जिसमें हकीकत कोई नहीं थी। ना इतने परिवार गए थे जितने की सूची इन्होंने बनाई। उसमें सेंट्रल एजेंसीज़, स्टेट के एजेंसीज़ द्वारा तहकीकात भी हो चुकी है। तो धरातल पर ये कोई मुद्दा नहीं है, हकीकत से बहुत दूर है। हमारा जो कैराना है ये हमेशा से बहुत ही अमन पसंद रहा है। जब 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर में दंगे हुए थे, उस दौरान भी दंगों की चिंगारी कैराना तक नहीं आई थी। हालाँकि बिल्कुल बराबर का हमारा ज़िला है। इनफैक्ट शामली पहले मुज़फ़्फ़रनगर का ही हिस्सा था। नया ज़िला है, 2012 में ही बना है, लेकिन उस दौरान भी यहाँ पर कोई हमें दंगे का असर देखने को नहीं मिला। लोगों ने मदद करी, जो दंगा पीड़ित आए थे उनको बसाने में, उनको रखने में मदद करी, लेकिन दंगे के असर यहाँ देखने को नहीं मिले थे। तो ये भाजपा के चलाए हुए प्रोपेगेंडा है, क्योंकि भाजपा अपनी राजनीति इन्हीं के ऊपर आधारित करती है और हमारे मुद्दे इनसे बहुत अलग हैं। 17 में हमारे लोगों ने इस मुद्दे को नकारा था, भाजपा यहाँ हारी थी। 2022 में उन्होंने दोबारा कोशिश करी थी, 2022 में फिर कैराना ने उसे नकारा था। तो अब तो यहाँ के जो लोकल भाजपा के नेता हैं और जो मीडिया वाले हैं वो भी इस सवाल को अब पूछते नहीं हैं, क्योंकि ये दफन हो चुका है बिल्कुल। तो सांप्रदायिकता एक मुद्दा नहीं है, खासकर इस चुनाव में एक बहुत अच्छा भाईचारा सभी का देखने को मिल रहा है। हमें 36 बिरादरी का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि नाराज़गियाँ अब काम को लेकर हैं। लोगों ने भाजपा की राजनीति के चक्कर में आकर वोट किए हैं एक आध बार और एक चेहरे पर वोट करके देख लिया, लेकिन अब लोगों को धरातल पर काम चाहिए। जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो मजबूत चाहिए। तो वही हमारा मेन मुद्दा है कि लोगों के बीच में रहना, उनकी आवाज़ उठाना और भाईचारा बनाना। 36 बिरादरियों के सपोर्ट की बात करी। जो कैराना की राजनीति समझते हैं वो बताते हैं कि अगर इकरा के राजनीतिक गुरु किसी को कहा जा सकता है तो उसमें एक नाम जयंत चौधरी का भी आएगा। जयंत चौधरी के साथ इकरा घर घर घूमी थी। इकरा की माँ जो है तबस्सुम, वो भी घर घर घूमी थी। जयंत ने उनके लिए वोट मांगा था। अब जयंत चौधरी ने भाजपा का साथ अपना लिया है। जब हम आपके कार्यालय पहुंचे तो वहाँ भी हमने चौधरी इकरा हसन नाम देखा। जाटों का जो मुद्दा है, जो आरएलडी के कोर वोटर्स हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, हमारा एक बहुत अच्छा गठबंधन यहाँ पर था 2022 के विधानसभा चुनाव में और हमारे ज़िले में तीनों सीटों पर भाजपा हारी थी और गठबंधन जीता था। तो ये बहुत अच्छा एक गठबंधन और भाईचारा बन के उभरा था। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जयंत जी के मेरे जो फादर थे उनकी राजनीति शुरू हुई थी चौधरी अजीत सिंह के साथ में, और मेरी राजनीति शुरू हुई थी जयंत चौधरी के साथ में। 22 में उन्होंने यहाँ पर रैली भी करी थी। तो बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला और बिल्कुल मैं आज भी उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ। परिस्थितियाँ क्या रही, क्यों उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वो हमारे पश्चिम की एक मज़बूत आवाज़ है। हम लोग सब उनकी तरफ देखते हैं जब पश्चिम की बात आती है, और एक बहुत बड़ी विरासत को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। तो कब उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, वो हमेशा रहेंगे, सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन जो बात अब आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन की करें तो ये हज़म नहीं होता है। नेचुरल गठबंधन नहीं है ये। नेचुरल गठबंधन सपा और लोकदल का रहा है। हमने जब मेरे पिताजी भी लड़े हैं इस गठबंधन से, तो हमेशा, क्योंकि विचारधारा समान है, विचारधारा गरीबों की है, किसानों की है, मज़दूरों की है,
भाजपा की विचारधारा सिर्फ पूंजीपतियों की है, तो पता नहीं क्या उन्हें ऐसा लगा, किस तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन ये दलों का मेल है, दिलों का मेल नहीं है। धरातल पर भी आप देखेंगे तो भाजपा से बहुत नाराज़गी है, खासकर जो किसान वर्ग है। और हमारे यहाँ ज़्यादा तादाद में किसान हैं, ये गन्ने की बेल्ट है, यहाँ पर लगातार 3 महीने का धरना तो शामली में ही चला है। लगातार यहाँ पर किसानों को अपने पेमेंट के लिए धरना देना पड़ता है। एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपनी पेमेंट से ही कर सकता है गन्ने की, लेकिन वो टाइम पर होती ही नहीं है। 14 दिन का वादा किया था ना, 14 दिन पे होती है। ब्याज कह रहे थे कि अगर 14 दिन पे पेमेंट नहीं मिलेगी तो ब्याज मिलेगा, उसका तो आप छोड़ ही दीजिए। एमएसपी का वादा था, वो आज तक अधूरा है। तो खाद को महंगा कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आम जो हमारा किसान है यहाँ का परेशान है, और अभी तक वो भाजपा की तरफ अपना मन नहीं बना पाया है। तो और विचारधाराओं की लड़ाई एकदम से भी ख़त्म नहीं होती है। और क्योंकि मेरे परिवार का पुराना यहाँ पर इतिहास रहा है राजनीति में, तो हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हैं सबसे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें अच्छा समर्थन हमें ही मिलेगा। व्यक्तिगत ताल्लुकात की बात की, प्रेम की बात की आपने, जयंत चौधरी का फ़ोन आया, कहा कि राजनीति भले अलग अलग हो लेकिन मेरा साथ आशीर्वाद सब कुछ है, ऐसा कुछ बोला गया? नहीं, देखिए फ़ोन तो नहीं आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचते होंगे, जैसे मैं उनके लिए बेहतर सोचती हूँ। फ़ोन अखिलेश यादव का तो आया होगा जब टिकट मिली, क्या मोमेंट था, क्या बात हुई थी? नहीं, हम मिलने ही गए थे, तो उन्होंने बहुत हिम्मत बढ़ाई और मुझे कहा कि जीत के आना है, तुम्हारा पहला चुनाव है, मेरी तरफ से जो भी मदद लगेगी बिना हिचकिचाहट के बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जीत के आओ। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। पहले उन्होंने हमें 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि तुम तैयारी करो, टिकट तुम्हारा है। और फिर इतने उतार-चढ़ाव आए, गठबंधन टूटे और भी लोग थे लाइन में। लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके से उन्होंने हमें आश्वस्त किया हुआ था। जब इकरा 26 साल की थी तभी अखिलेश ने टिकट ऑफर कर दी थी। जी, विधानसभा चुनाव के बाद। अच्छा। जी, तो मेरी मदर से उनकी बात हुई थी और तभी ये मामला तय हो गया था। तो उनकी तरफ से हमेशा एक ऐसी। और जयंत का भी सपोर्ट था इस बार। तो गठबंधन में हमारी सीट आरएलडी पर जानी थी, और जयंत जी ने, मतलब मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूँगी, उन्होंने उनसे 7 सीटों पे नाम माँगे थे। कैराना पे उन्होंने सिर्फ़ मेरा नाम भेजा था। तो मैं उनके पार्टी की भी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए ये काम किया, तो ये मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर गठबंधन टूटे, जो भी कुछ हुआ, लेकिन कभी हमारे दिल में हमारे अखिलेश यादव जी की तरफ से ये डाउट नहीं आया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, कोई और लड़ेगा। उन्होंने बस हमेशा एकदम क्लियरली हमें कहा, और आज वही है कि मैं 1.5 साल से इसीलिए मेहनत भी कर पाई, क्योंकि हमें कन्फर्म था। और आज चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी वो लगातार ऑफिस से भी फ़ोन आते रहते हैं, कुछ भी अगर ज़रूरत हो किसी चीज़ की, किसी को भेजने की प्रचार के लिए, तो वहाँ से तो फुल सपोर्ट है। आखिरी सवाल पूछूंगी इकरा, व्हेन वी सी द रेशियो ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स, स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की महिलाएं पॉलिटिक्स में, हमें कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता। मायावती जी का समय था, अब तो वो कहीं ऐसे एक्टिव नहीं दिखती। सपा से भी कोई फेस ऐसा दिखता नहीं है। और जब देश की संसद की बात करें तब तो महिलाओं की संख्या कम है ही, साथ ही मुस्लिम कैंडिडेट्स, मुस्लिम एमपीज इन पॉलिटिक्स, इस पर आप क्या राय रखती हैं, क्या कहना चाहती हैं? और ये सिर्फ मैं कहूँ किसी एक पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। हम भाजपा पर आरोप लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने, सपा ने, इन्होंने भी टिकट्स देना कम कर दिया। देश में जो माहौल है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत ये एक अच्छा सवाल आपने किया है, और महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, साझेदारी है, काफ़ी कम है, और इसमें सभी को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, सभी पार्टियों को ज़्यादा हिस्सेदारी देने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपके माध्यम से सभी वोटर्स जो भी देख रहे हैं, उन्हें भी ये कहना चाहूँगी, जो आधी आबादी है, जो मैं अपना वोट बैंक मानती हूँ महिलाएँ, कि अगर हम नहीं जिताएँगे महिलाओं को, तो हमें और ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं मिलेगी। जितना हम जिता पाएँगे उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी हमारी बढ़ पाएगी। तो पहली तो ये है कि महिलाएँ जितनी भी लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट महिला करें कम से कम, ताकि तभी हम एक दूसरे की मजबूती बन पाएँगे, आवाज़ बन पाएँगे। और मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हूँ,
और मैं ये बात को मानती हूँ, लेकिन मैं इसे कभी ग्रांटेड नहीं लेती। मेरे मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मुझे भी क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सारी जगह आपको टेबल पे सीट लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। तो जब मुझ जैसे एक प्रिविलेज्ड महिला को जो परिस्थितियाँ आई मेरे सामने, तो एक आम महिला जो लड़ना चाहती है, उनके लिए अभी बहुत बंदिशें हैं, बहुत रुकावटें हैं, जिनको धीरे-धीरे करके ही हटाया जाएगा। और इसमें महिलाओं को एक-दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जो पावर में हैं, उन्हें रास्ता खोलना पड़ेगा और महिलाओं के लिए, और जो पावर में नहीं हैं, उन्हें कम से कम अपनी जो महिला कंटेस्टेंट्स हैं, उनको जिताना पड़ेगा, ताकि एक-दूसरे का हम रास्ता बन के आगे तक जा सकें। एक तो यंग लीडर, ऊपर से स्ट्रॉन्ग वुमेन वॉइस, क्या काम होंगे अगर आप सांसद बन जाती हैं? तो वो पहले 3 काम जो आप कैराना के लिए करेंगी, यहाँ के लोगों के लिए करेंगी? देखिए, कैराना को इतना बदनाम भाजपा ने किया है, जैसा आपने भी सवाल किया। यहाँ पर कैराना का नाम आता है तो पलायन जैसे मुद्दे और इस तरह की चीज़ों से हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है, क्योंकि हमारा क्षेत्र एनसीआर में आता है और दिल्ली से बहुत नज़दीक है और पानीपत से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छी हमारे पास ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर बहुत कुछ इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा बुनकर समाज है, जो काम के सिलसिले में पानीपत जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। तो जब अखिलेश जी यहाँ आए थे, हमने उन्हें कहा था कि यहीं पर एक इंडस्ट्री अगर लग जाए तो क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा, रोज़गार मिलेगा लोगों को। तो पर ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार के हिसाब से आते हैं। अगर इसमें सरकार आती है तो फिर हम सबसे पहले यही प्रयास करेंगे, और अगर सरकार नहीं आती है तो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को उनसे बात करके उनको संतुष्टि देकर कि ऐसा माहौल नहीं है वहाँ का, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कुछ उस तरीके की इंडस्ट्री आ पाए कि लोगों को रोज़गार मिले। दूसरा, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो एक समस्या है वो महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स हैं, लेकिन स्कूल के बाद कोएड फैसिलिटी में जो माँ-बाप हैं वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी लड़कियों को भेजने में। तो अक्सर कर जब मैं मिलती हूँ तो यही समस्या सामने आती है। तो मेरा खुद का प्रयास ये रहेगा कि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान यहाँ पर हम बनवा सकें। और तीसरी हमारे क्षेत्र के विकास की है। बहुत से यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में एक तो बिजली की और रोड की अभी भी कमी है, जो बेसिक नीड है बिल्कुल, जो सब जगह पहुँच रही है। यहाँ के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ तक पहुँची नहीं है, तो उस पर ध्यान देने का काम होगा। बहुत शुक्रिया इकरा, हमें वक्त देने के लिए। कैराना अगर लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा से जो 2019 से ही सांसद रहे प्रदीप चौधरी, उनको टिकट मिला है, और बसपा से श्रीपाल राणा को टिकट मिला है। इधर सपा ने इकरा को टिकट दिया है। अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आप इकरा की बातचीत पर, इकरा के जवाबों पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी थे, मैं सोनल हूँ। हमारी लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से क्षेत्र से, कौन सी लोकसभा सीट के पास से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपकी सीट पर आएँ और आपके जो भी मुद्दे हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, उसे कवर करें। शुक्रिया।